हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और हम क्या कर रहे थे, मौर्य साम्राज्य कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाए थे, 14 के 14 शिलालेख आपको याद करवा दिए थे। ठीक है, ध्यान रहेंगे उन। अब हम देखते हैं कि ये जो 14 शिलालेख है ये मिले कहाँ कहाँ से हमें। इनके जगह भी तो ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपसे 4 ऑप्शन में जगह का नाम दे दिया जाए कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहाँ कहाँ से नहीं मिले हैं, तो आपको उनमें से चुनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे आप जगहों के नाम कौन कौन से हैं। एक तो है आपका गिरनार, गिरनार से मिला हुआ है। गिरनार है कहाँ, गुजरात में है। ठीक है, ग से गिरनार और ग से गुजरात। दूसरा क्या है, कालसी, कालसी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ से भी आपका शिलालेख मिला है। दूसरा क्या है आपका, धौली है, धौली कहाँ पर है, उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जौगढ़, जौगढ़ भी कहाँ है, उड़ीसा है। तो उड़ीसा में कौन कौन से हो गए, धौली और जौगढ़, दो जगह आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका सोपारा, सोपारा कहाँ आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद और कौन से हैं, एरारगुड़ी, एरारगुड़ी देखिए ये नाम से ही समझ में आता है, एरारगुड़ी कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में। और शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। और मानसहरा जो है वो आपका कहाँ है, पाकिस्तान में। तो दो जो है वो इंडिया में नहीं है। कौन कौन से आपके, शहबाजगढ़ी और मानसहरा। ठीक है, ये दोनों अभिलेख कहाँ से मिले हैं हमें, शिलालेख ये मिले हैं आपके पाकिस्तान से। अब हम बात करते हैं जो पृथक कलिंग शिलालेख है ये क्या है। जो पृथक कलिंग शिलालेख है ये केवल 2 स्थानों से मिला है। मैंने अभी बताया आपको उड़ीसा से, कहाँ से, एक तो धौली और दूसरा कहाँ है आपका, जौगढ़ से। कलिंग विजय के बाद अशोक ने इन अभिलेखों के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता के साथ कठोरता नहीं बल्कि क्या करें, न्याय और सहानुभूति का व्यवहार करें। ये आदेश दिया गया था कलिंग शिलालेख में। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो गिरनार वाला शिलालेख है, मैंने अभी आपको नाम बताया। ठीक है, जो कौन सा, गिरनार वाला, गिरनार वाले शिलालेख को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले गिरनार की जगह, अगर आपसे कहता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो भी अशोक का है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए ना कि अशोक का ही है ये। ठीक, देखिए मैंने आपको ये सारे शिलालेख बताए, इनमें से सबकी लिपि जो है ब्रह्मी लिपि है। ठीक है, सिर्फ 2 को छोड़कर। कौन कौन से, एक तो शहबाजगढ़ी और मानसहरा, इन दोनों की लिपि जो है वो आपकी कैसी है, खरोष्टी है, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं ये। और बाकी के जो सारे हैं वो किस में लिखे गए हैं, आपके ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। याद रहेगा। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस में है, वो सॉरी शिलालेख हैं वो किस में लिखे हैं, ब्रह्मी लिपि में है। सिर्फ 2 है, कौन कौन से, शहबाजगढ़ी और मानसहरा। ये किस में मिले हैं, आपके खरोष्टी लिपि में मिले हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग मैंने आपको करवा दिया। अब आते हैं लघु शिलालेखों की बात करते हैं। जो लघु शिलालेख हैं इसमें अशोक के क्या है, व्यक्तिगत विचार जो है वो अधिक स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इनमें क्या कहा गया है, धम्म का पालन है, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा की बात की गई है, और क्या है, आत्म संयम की बात करी गई है, नैतिक जीवन की बात करी गई है। इन सबको ज्यादा महत्व दिया गया है इनमें। जो मास्की और गुर्जरा के शिलालेख हैं ये क्या है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें मैंने बताया ना आपको, मास्की और गुर्जरा अभिलेख ही है जिसमें पहली बार अशोक का नाम जो है वो स्पष्ट रूप से वर्णित मिला है हमें। बाकी सब में क्या है, देवानाम प्रियदर्शी राजा ये दिया गया है नाम। इन्हीं दोनों की वजह से ही क्या है, हमें पता चला कि ये सारे शिलालेख किसके हैं, सम्राट अशोक के हैं। ठीक, इतना ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं लघु शिलालेख हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। लघु शिलालेखों की बात करी जाए तो ये बेसिकली हमें मिले, एक तो मास्की, मास्की कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। ठीक है, जो अब तक हमें टोटल, सबसे पहले तो बात करते हैं कि टोटल जो अभी तक हमें मिले हैं वो मिले हैं 18 लघु शिलालेख। ठीक है, क्लियर। अब ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, मास्की आपका कर्नाटक से है, गुर्जरा ये मध्य प्रदेश है, गुज्जरा। ठीक है, ब्रह्मगिरी ये कहाँ से आपका, कर्नाटक से है। ठीक, और क्या है, सिद्धपुर,
सिद्धपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। जटिंग रामेश्वर ये भी कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। नेट्टूर, नेट्टूर भी कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में है। ठीक है, और क्या आ जाएगा? उदयगोलम, उदयगोलम कहाँ आ जाएगा आपका? ये भी कर्नाटक में होगा। बैराट, बैराट कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं आपके गुहा लेखों की, मतलब गुफा लेखों की बात। ठीक है, अशोक ने बिहार की जो बराबर की पहाड़ियां हैं इसमें गुफाएं किसको दी थी? आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दी थी। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सोचिए जरा, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब आपको बताया था ये कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ये गुफाएं जो है वो भारतीय शैलकृत वास्तुकला के क्या है? प्रारंभिक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, अब इनके नाम क्या क्या है जो बराबर समूह की गुफाएं हैं उनमें? एक तो सुदामा है, लोमश ऋषि की गुफा है, कर्ण चौपर की गुफा है, और विश्व झोपड़ी है। ठीक है, जो लोमश ऋषि की गुफा है इसे क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है भारतीय शैल वास्तुकला का। ठीक है, जो लोमश ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार है इसे क्या कहा जाता है? भारतीय शैल वास्तुकला का ये उत्कृष्ट नमूना है। ठीक, अब बात करते हैं हम पिलर एडिक्ट्स की। पिलर एडिक्ट्स यानी कि स्तंभ लेखों की। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो मौर्यकालीन प्रशासन, धम्म और लोक कल्याण संबंधी नीतियों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब ये बनाए किससे गए हैं? जो स्तंभ लेख है वो बेसिकली चुनार यानी कि उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। तो अगर पूछा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो किससे बनाए गए हैं तो क्या है? लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, और वो कहाँ का है? चुनार का है। याद रहेगा ये नाम। चलिए आगे देखते हैं। इन पर मौर्यकालीन क्या है? प्रसिद्ध चमकदार पॉलिश की गई थी, जिसके कारण क्या है? ये अत्यंत चिकने और चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक, अब प्रमुख स्तंभलेखों की बात कर लेते हैं। जो अशोक के 7 प्रमुख स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं इनमें क्या है? धम्म क्या, प्रशासन का, न्याय का, ठीक है, लोक कल्याण से संबंधित आदेश दिए गए हैं। अब ये मिले कहाँ कहाँ से हमें वो देखते हैं। जो पहला स्तंभलेख है वो कहाँ सा है? दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा कहाँ है? हरियाणा का टोपरा है, और वर्तमान में ये कहाँ है? अब दिल्ली में है। मूल स्थान ये कहाँ था? टोपरा में था, हरियाणा में। ठीक है, और जो हमने देखा है ना कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप कैसे लिखेंगे? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इन्होंने जो सबसे पहला अभिलेख जो पढ़ा था वो स्तंभ लेख ही पढ़ा था, और वो कौन सा था? दिल्ली टोपरा वाला था। ठीक है, ये पहली बार इन्होंने पढ़ा था। दिल्ली मेरठ इसका क्या है? वर्तमान में ये दिल्ली में है। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयागराज में है। ठीक है, ये अभी के हैं। लोरिया अर्राज और लोरिया नंदनगढ़ ये दोनों कहाँ है? बिहार में है। ठीक, और उसके बाद क्या है? रामपुरवा, रामपुरवा भी कहाँ है आपका? बिहार में है। ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब लघु स्तंभ लेखों की बात कर लेते हैं हम। लघु स्तंभ लेखों में अशोक के व्यक्तिगत आदेश हैं, बौद्ध धर्म के क्या हैं, इनसे संबंधित विषय अधिक मिलते हैं। और इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो सारनाथ स्तंभ लेख है। ठीक, दूसरा सांची का स्तंभ लेख है, कौशाम्बी स्तंभ लेख है, रानी का स्तंभ लेख है, रुम्मनदेही अभिलेख है। रुम्मनदेही कहाँ है आपका? सोचिए जरा, रुम्मनदेही कहाँ है? ठीक है, और कौन सा आ जाएगा आपका? निगली सागर अभिलेख। ठीक है, ये सारे जो है अशोक के क्या है? लघु शिलालेख है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। रुम्मनदेही, रुम्मनदेही जो है अभिलेख वो कहाँ है? लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ है आपका? नेपाल में। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का, जो जन्म स्थान था लुम्बिनी, वहां की यात्रा करने का अशोक ने वर्णन किया है कि अशोक जो है लुम्बिनी गया था। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम को क्या किया था? वहां का कर कम कर दिया था, और विशेष उसे राजकीय संरक्षण दिया गया था। तो ये किसमें वर्णन है? रुम्मनदेही या लुम्बिनी के अभिलेख में। अब आते हैं निगली सागर। निगली सागर कहाँ आ जाएगा आपका? ये वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, अशोक द्वारा कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तार करने का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये ना याद रहे ना इसका वर्णन, कोई बात नहीं, पर आपको जगह जो है वो हर हाल में याद करनी है।
ठीक। नेक्स्ट आता है आपका रानी का अभिलेख। जो रानी का अभिलेख है इसमें कौन सी रानी का वर्णन है? कारुवकी। कारुवकी और उसके द्वारा दिए गए दानों का उल्लेख है। कारुवकी के साथ में ही कारुवकी का पुत्र, क्या नाम था उसका? तिविर। इसका वर्णन भी हमें किसमें मिलता है? रानी के अभिलेख में मिलता है। यह अशोक के पारिवारिक जीवन की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो अशोक की पारिवारिक जानकारी हमें किससे मिलती है? नाम से ही आप ध्यान रख सकते हैं, रानी के अभिलेख से मिलती है। ठीक है। और रानी कौन सी है? कारुवकी है। नेक्स्ट आता है आपका सारनाथ सिंह शीर्ष। सारनाथ से प्राप्त अशोक का सिंह शीर्ष जो है वो भारतीय मूर्ति कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इनमें जो 4 सिंह है वो क्या है? पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं, जिससे हमें क्या दिखते हैं? आगे के 3 तो दिखते हैं पर पीछे का हमें चौथा दिखता नहीं है। और इसके नीचे जो गोलाकार आधार है उस पर 4 पशुओं की आकृति बनी है। कौन कौन सी? ठीक है। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर को टफ करना होगा तो ये बहुत इजी है। आपको 4 जानवरों के नाम दे दे जिनमें से एक गलत कर देगा और ये पूछ लेगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें से कौन सा जो है वो पशु का चित्रण नहीं है। ठीक। तो जो चित्रण है वो किस किस का है? हाथी का है, घोड़े का है, बैल का है, सिंह का है। और इन पशुओं के बीच में एक क्या है? धर्म चक्र बना हुआ है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। जो मूल प्रतिमा के शीर्ष पर क्या था? एक विशाल चक्र भी स्थापित था, जो क्या हुआ? अब सुरक्षित वो नहीं है। ठीक है, वो टूट गया है। अब देखते हैं भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो आपको पता ही है कि सारनाथ का जो सिंह शीर्ष है इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। पर कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है? केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा क्या है? जो बीच वाला है उसके पीछे छिप गया है। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते अंकित है। और सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ध्वज पर भी क्या है? आपका अशोक चक्र है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित गहरे नीले रंग का कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और अशोक चक्र सारनाथ के धर्म चक्र से ही प्रेरित है। ये इसमें कितनी है? 24 तीलियां होती हैं आपकी। और ये किसका प्रतीक होता है? सत्य, न्याय, प्रगति और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो अशोक के अभिलेख थे या शिलालेख थे उन्हें पढ़ा किसने सबसे पहले? जो अशोक के अभिलेख हैं वो क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग से ही तो ऐसा नहीं होगा कि पढ़े जा रहे थे। जो सबसे पहले पढ़े गए थे वो 1837 में किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने। और किस भाषा को पहली बार? ब्रह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। बाद में क्या किया गया? खरोष्टी लिपि को भी पढ़ लिया गया, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के अभिलेखों की हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा सबसे पहले पढ़ा था? दिल्ली टोपरा वाला अभिलेख। दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा वाला अभिलेख जो है वो सबसे पहले पढ़ा था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मौर्य प्रशासन। ठीक है, मौर्य प्रशासन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टर्म्स हैं खास करके, वो आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि टर्म्स ही हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाकी प्रशासन में इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके पढ़ना पड़े। तो जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है वो प्राचीन भारत का सबसे क्या था? मैंने क्या बताया था? विकसित था। ठीक है, संगठित था और कैसा था? केंद्रीकृत था। इसकी जानकारी हमें मिलेगी कहाँ से? जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है और अशोक के अभिलेख है, ये सारे जो हैं वो जानकारी के स्रोत हैं। क्लियर? अब जो मौर्य का प्रशासन था वो क्या था? इसका आधार सुदृढ़ केंद्रीय शासन था, योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, सुव्यवस्थित कर व्यवस्था थी और विशाल गुप्तचर तंत्र और क्या था? स्थायी सेना जो थी वो इसकी मूल विशेषता थी। ठीक है, प्रशासन की बात करते हैं हम विशेषताओं की। ठीक है, विशेषताएं आप एक नज़र में इसको रीडिंग मार लेंगे। ठीक है, देख लेंगे, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको इसलिए रखा है आपका ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं पढ़े या नहीं रटे ना,
तब भी वो आपसे पूछे जाते हैं, आपको किसी बुक में नहीं लगेंगे। पर आपने अगर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा हुआ है उन चीज़ों को, तो आप उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक नज़र में इसको देख लीजिए। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं। कौटिल्य ने क्या कहा था? राजा को राज्य का केंद्र माना है और अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रजा का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या थी? मंत्रिपरिषद जो है वो राजा को शासन संचालन में सहायता देने के लिए होती थी। ठीक है, और इसके जो सदस्य थे इनका चयन कौन करता था? इनका चयन भी मंत्रिपरिषद का कौन करता था? आपका राजा ही करता था। और ये क्या करते थे? समय समय पर राजा को सलाह देते थे। नेक्स्ट आता है आपका अमात्य। अमात्य क्या था? उच्च प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, अमात्य। और अमात्य का काम क्या होता था? विभिन्न विभागों का संचालन करना और क्या करना? राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन करना। तो आप इस टर्म को याद रखेंगे कि राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन कौन करता था? आपका अमात्य करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीर्थ, तीर्थ कौन है? अर्थशास्त्र में जो उच्च अधिकारी होते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थ क्या है और आपको 4 लाइन दे दी कि इनमें से कौन सा सही है, तो तीर्थ जो है वो उच्च अधिकारियों को क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी बताई है? 18 बताई है। अब तीर्थ कौन कौन थे? आपके मंत्री थे, पुरोहित थे, सेनापति थे, युवराज थे, समाहर्ता था। और क्या आ जाएंगे समाहर्ता के अलावा? ठीक है, सन्निधाता होगा, दंडपाल होगा, ठीक है, दुर्गपाल होगा, अनंतपाल होगा। ये सारे आपके तीर्थ हैं। और क्या है? नगरक है। ठीक है, ये सभी अधिकारी जो होते थे वो क्या करते थे? प्रशासन के विभिन्न विभागों का, मतलब अपने अपने विभागों का क्या करते थे? संचालन करते थे। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी कौन कौन से हैं। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले तो समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो क्या करता था? कर वसूल करने वाला अधिकारी था समाहर्ता। ठीक है, कौन था? कर वसूल करने वाला अधिकारी था। और ये क्या होता था? राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट आता है आपका सन्निधाता। सन्निधाता क्या था? राजकोष का अध्यक्ष था। क्या था? ये राजकोष का अध्यक्ष था और ये आय व्यय और खजाने का प्रबंधन करता था। इसके अलावा फिर कौन है? सेनापति। सेनापति आपका क्या करता था? ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, अब जब सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा तो क्या होगा? युद्ध का संचालन करना या सैनिक संगठन करना, जो भी काम होते थे वो किसके थे? इसी के होते थे। किसके? सेनापति के। नेक्स्ट आता है आपका पुरोहित। पुरोहित क्या करते थे? पुरोहित आपके धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था। राजा को धार्मिक और नैतिक परामर्श देने का काम किसका था? पुरोहित का था। नेक्स्ट आता है आपका दंडपाल। ठीक है, इनको आप ऐसे ही 1 लाइन में लिख लीजिए। ठीक है, और इनको याद करिए क्योंकि ये एक एक टर्म में पूछने, एक एक लाइन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं बहुत, पर आपने नहीं ध्यान दिया होता है या इनको नहीं पढ़ा होता है तो क्या होता है? आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, दंडपाल। दंडपाल क्या था? पुलिस और कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। अनंतपाल। अनंतपाल क्या? अनंत क्या होती है? सीमा होती है। अगर किसी की सीमा ही खत्म कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है। ऐसे ही आप लोग भी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। ठीक है, क्या होगा? अनंत, क्योंकि अपनी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, दूसरे की बताई हुई शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो जल्दी याद नहीं होती हैं और आपके भूलने के चांसेस भी जल्दी होते हैं। तो अनंतपाल क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करता था। दुर्गपाल, नाम से ही पता है दुर्गपाल क्या करेगा? किलों की सुरक्षा करेगा। नगरक, ठीक है, ये नाम से ही स्पष्ट है। नगरक क्या करता था? नगर शासन का प्रमुख अधिकारी होता था ये। अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। जो मौर्य साम्राज्य था या मौर्य के शासक जो थे, इन्होंने क्या किया था? साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर दिया था। तो अशोक के जो समय में जो प्रमुख प्रांत थे वो कौन कौन से थे? एक तो आपका पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र क्या था? आपकी राजधानी थी। ठीक, दूसरा आपका तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ होगा? उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा। तीसरा आपका उज्जैनी। उज्जैनी कहाँ हो जाएगा? आपका पश्चिमी प्रांत हो जाएगा। ठीक, और क्या आ जाएगा आपका? तोसली। तोसली कहाँ हो जाएगा? आपका पूर्वी प्रांत है। स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी क्या है? आपका दक्षिणी प्रांत है। और प्रत्येक प्रांत का जो शासन था वो सामान्यतः राजकुमार या इनको क्या कहा जाता था? कुमार, या फिर क्या कहते थे? आर्यपुत्र, इनके हाथों में होता था। ठीक है, तो प्रांतों का शासन किसके हाथों में होता था?
राजकुमारों के हाथों में होता था। और इनकी सहायता के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? महामात्र को नियुक्त किया जाता था। अब देखते हैं महामात्र क्या है, इसका काम क्या होता था। जो महामात्र था, इसका काम जो था वो प्रशासन की देखरेख करना, न्याय व्यवस्था करना, कर संग्रह करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, धर्म का प्रचार करना, ये सारे काम जो थे वो किसके थे? महामात्र के थे। अशोक ने विशेष रूप से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो विशेष रूप से धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की है? अशोक ने की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन में क्या है? प्रांत हो गए, प्रांत के बाद क्या बटा हुआ था? जिला बटा हुआ था। ठीक है, अब जिले में क्या थे? प्रादेशिक थे। बड़े प्रशासनिक क्षेत्र का अधिकारी होता था। कौन होता था? प्रादेशिक। राजुक, राजुक कौन होते थे? भूमि मापन और न्याय और प्रशासन का काम करते थे। कौन करते थे? राजुक करते थे। फिर आता है युक्त। युक्त क्या थे? राजकीय कर्मचारी और सचिव होते थे। ठीक है, इन अधिकारियों के माध्यम से शासन जो है वो कहाँ तक? गांव तक पहुंचाया गया था। ठीक है, हर वो क्या कहते हैं, प्रांत को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके क्या किया गया था? गांव तक का प्रशासन संभाला गया था। जैसे आज भी 3 लेवल प्रशासन है ना हमारे यहाँ। ठीक है, केंद्र का है, राज्य का है, फिर पंचायत आ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम पे ये था। अब बात करते हैं हम ग्राम प्रशासन की। ग्राम प्रशासन प्रशासन की जो थी वो क्या थी? सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है, और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? आपका ग्रामिक। तो ग्रामिक क्या होता था? ग्राम का प्रमुख क्या होता था। नेक्स्ट आता है नगर का प्रशासन। नगर के प्रशासन की अगर बात की जाए तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। मेगास्थनीज तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा? राजधानी में रहेगा, और जब राजधानी में रहेगा तो वहीं का प्रशासन का क्या करेगा? वर्णन करेगा। उसके अनुसार क्या था कि नगर प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों की एक समिति द्वारा संचालित होता था। ठीक, और इन 30 सदस्यों को कितनी? 6 समितियों में बांटा गया था, और हर समिति में क्या होते थे? 5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता था? नगर का प्रशासन चलाया जाता था। यह व्यवस्था जो है उस समय विश्व की सबसे विकसित नगर प्रशासन प्रणालियों में से मानी जाती थी। कौन सी? यही जो बांट बांट के करने वाली थी। अब बात करते हैं हम गुप्तचरों की। जो गुप्तचर है, कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या कहा है? राज्य की आंख और कान कहा है। ठीक है, गुप्तचर कैसे होते थे? 2 प्रकार के होते थे, एक संस्था और एक संचार। ठीक है, अब देखिए इसके नाम से ही आप ध्यान रख सकते हैं। संस्था होगी, संस्था क्या होती है? एक स्टेबल चीज होती है ना, कोई भी संस्था है तो एक स्थान पर रहकर सूचना एकत्र करने वाले होते थे। दूसरा क्या है आपका? संचार। संचार क्या होते थे? संचार क्या करेगा? चलने फिरने वाला काम ही करेगा संचार। तो स्थान स्थान पर घूमकर सूचना एकत्र करने वाले क्या कहलाते थे? आपके संचार कहलाते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। जो राजा होता था वो क्या था? सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ठीक है, और न्यायालय कैसे थे? 2 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? एक तो धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा क्या था आपका? कंटक शोधन न्यायालय। जो धर्मस्थीय न्यायालय थे ये क्या थे? दीवानी मामलों के लिए होते थे। तो दीवानी मामलों के लिए कौन से थे? धर्मस्थीय थे। कंटक शोधन न्यायालय कौन से होते थे? जो फौजदारी और राज्य विरोधी अपराधों के लिए होते थे। तो दीवानी के लिए आपके धर्मस्थीय, और फौजदारी के लिए आपके कंटक शोधन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कर व्यवस्था। कर जो है वो हर शासन की क्या होती है? आय का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक, अब कर कौन कौन से थे? भूमि कर था, व्यापार कर था, सीमा शुल्क था, वन कर था, खनिज कर था। ये सारे जो है वो कर मौर्य काल में लिए जाते थे। जल कर था, भूमि कर। जो भूमि कर था वो सामान्यतः उपज का लगभग कितना? 1/6 भाग माना जाता था। लेकिन इसे क्या था? परिस्थितियों के अनुसार, जैसे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो उसमें क्या था? इसको परिवर्तित किया जा सकता था। अब बात करते हैं हम सेना की। सेना में क्या है? मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो प्राचीन भारत की सबसे विशाल स्थायी सेना मानी जाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने क्या किया है कि सेना का संचालन जो था वो 30 सदस्यों के एक सैन्य बोर्ड द्वारा किया जाता था, और इसे 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्रत्येक समिति जो है वो निम्नलिखित विभागों का संचालन करती थी। कौन कौन से विभाग होंगे?
नौसेना भी होती है, ठीक है, परिवहन और रसद होता है, पैदल सेना होती है, घुड़सवार सेना होती है, और क्या है, रथ सेना होती थी, हाथी सेना होती थी, ये सारी सेनाएं होती थी। मौर्य सेना का जो सबसे प्रभावशाली अंग था वो क्या था, युद्ध हाथी थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि मगध में उस टाइम पे क्या थे, हाथी मिलते थे बहुत ज्यादा, तो इसीलिए क्या कहा गया, हाथी का पालन जो है, इसीलिए तो मगध साम्राज्य इतना विकसित हुआ, ठीक है। जिसके कारण क्या था, विदेशी शासक भी मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति से प्रभावित थे, हाथियों की वजह से। अब बात करते हैं जो कालीन अर्थव्यवस्था है वो क्या है, ठीक है। मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि पर आधारित थी, किंतु ऐसा नहीं था कि सिर्फ कृषि कृषि थी, उद्योग भी थे, व्यापार भी होता था, खनन का काम भी होता था, और हस्तशिल्प भी होता था। जो राज्य का ढांचा था, वो आर्थिक ढांचा जो था वो क्या था, अत्यधिक संगठित था। अब देखिए, जो अर्थव्यवस्था है, इसी में कुछ टर्म्स याद रखेंगे आप लोग। क्या है, एक तो रूप दर्शक। रूप दर्शक किसको कहते थे, जो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, रूप दर्शक कहा जाता था। नेक्स्ट आता है आपका श्रेणी। श्रेणी क्या थी, उद्योग धंधों की ये संस्थाएं थी, जो उद्योगों की संस्थाएं होती थी उन्हें क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। और इनका मुखिया कौन होता था, श्रेष्ठिन होता था इनका मुखिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एग्रो एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई क्या होता था, ये होता था आपका मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या है, जेठक। जेठक, जेठक कौन होते थे, शिल्पी संघ का मुखिया होता था। जेठक कौन होते थे, शिल्पी संघ का मुखिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, और एक टर्म आता है आपका गृहपति। गृहपति, गृहपति मतलब गृहपति नहीं होगा, ये होता था आपका भूस्वामी, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, सन्यान पथ। सन्यान पथ, सन्यान पथ क्या होते थे, समुद्री मार्गों का नाम जो था उन्हें क्या कहा जाता था, सन्यान पथ कहा जाता था। तो इन टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कृषि की, ठीक है। तो कृषि की बात करें हम, तो कृषि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था की क्या थी, आधार थी, ठीक है। और क्या था, जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न थी अधिकांशतः, ठीक। जो कृषि थी वो राज्य की आय का क्या था, सबसे बड़ा स्रोत होता था। इसमें क्या है, जब कृषि है तो कृषि को अगर अच्छी उपज करवानी है तो क्या किया गया था कि भूमि को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया था। कौन कौन सी थी, जो अर्थशास्त्र में हमें भूमि का उल्लेख मिलता है उसमें मिलती है, एक तो कृषि भूमि, परती भूमि, चारागाह भूमि मिलती है, वन भूमि मिलती है, राजकीय भूमि मिलती है, और देव भूमि मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी उसे क्या कहते थे हम, ब्रह्मदेव भूमि कहते थे, ठीक है। और ये भी क्या थी, एक भूमि का टाइप था। तो ये सारा जो भूमि का वर्णन है वो हमें किस में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। अब बात करते हैं, जो मौर्य शासक थे इन्होंने क्या किया, अब कृषि जब मुख्य आधार है तो क्या होगा, कृषि को फिर बढ़ाने की भी मेहनत की जाएगी ना, इसीलिए भूमि को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सिंचाई की जरूरत होगी, तो इसीलिए क्या किया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई, ठीक है। मौर्य काल की जो सबसे प्रसिद्ध सिंचाई परियोजना थी वो कौन सी थी, सुदर्शन झील थी, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उनके प्रांतीय शासक को क्या नाम था, पुष्यगुप्त, इन्होंने गुजरात के गिरनार क्षेत्र में कराया था। तो जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण हुआ कब है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है, और किसने करवाया है, जो प्रांतीय शासक था पुष्पगुप्त, इसने करवाया था, कहाँ पर, गुजरात के गिरनार में। बाद में अशोक के शासन काल में यवन अधिकारी तुषास्प ने इस झील से नहरें निकलवाकर सिंचाई का और विस्तार किया था, ठीक है। तो सिंचाई के लिए ध्यान दिया गया। श्रेणियां मैंने आपको बताई थी, मौर्य काल में जो कारीगर हुए, व्यापारी हुए, इनकी जो श्रेणियां होती थी वो संगठित रहते थे, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी का क्या होता था, अपना एक प्रमुख होता था, मैंने बताया श्रेणी के मुखिया को क्या कहते थे, श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार, व्यापार दोनों तरीके के होते थे यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से, आंतरिक भी होता था और विदेशों से भी व्यापार होता था, ठीक है। राज्य व्यापार को प्रोत्साहित भी करता था और अपने
नियंत्रण में भी रखता था। ठीक है, आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार में उस टाइम में जो प्रमुख व्यापारिक नगर थे वो कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, कौशाम्बी, वाराणसी और मथुरा। ठीक है, इनको क्या किया गया था? इन नगरों को राजमार्गों से जोड़ दिया गया था ताकि व्यापारियों को आने जाने में क्या हो? सुविधा हो। ठीक है, कौन कौन से थे प्रमुख मार्गों की अगर बात करी जाए तो सबसे प्रसिद्ध जो राजमार्ग था वो पाटलिपुत्र से लेकर कौन सा था? तक्षशिला था। ये मार्ग जो था वो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माना जाता था। बात करें अगर हम विदेशों से, तो विदेशी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो आपको पता ही है कि अशोक ने कितने सारे लोगों को भेजा था। ठीक है, इसके अलावा व्यापार भी होता था, और व्यापार कहाँ कहाँ से होगा? श्रीलंका से होता था, मध्य एशिया से, मिस्र, सीरिया, यूनान, फारस, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सभी से क्या होता था? आपका व्यापार होता था। ठीक है, जो मौर्य काल है इसमें स्थल और समुद्री दोनों मार्गों का विकास हुआ था। ठीक है, प्रमुख जो स्थल मार्ग थे वो कौन कौन से थे? एक तो पाटलिपुत्र से तक्षशिला था, उज्जैनी से भरुकक्ष या भड़ौच जिसे कहते हैं, भरुकक्ष को आप ध्यान रखेंगे, ये किसका नाम है? भड़ौच का नाम है। पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति तक था। इसके अलावा कुछ बंदरगाह थे। बंदरगाह कौन कौन से थे? ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, भरुकक्ष है, सोपारा है। देखिए, ये आपको मैंने काम दिया है, ताम्रलिप्ति कहाँ पर है आप लोग ढूंढ के कमेंट करके बताएंगे। भरुकक्ष अभी बता ही दिया। सोपारा कहाँ पर है ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रा की। तो मौर्य काल में जो वस्तु विनिमय था वो तो होता ही था। ठीक है, प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय तो प्रचलित था ही। इसके अलावा क्या था कि सिक्कों का भी व्यापक प्रचलन हो चुका था। अब इसमें प्रमुख जो मुद्राएं थी वो पर्ण या फिर कर्षापण, एक ही बात है, ये एक ही नाम है, पर्ण हो या कर्षापण हो, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? धारण कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते थे? ये चांदी और तांबे के होते थे। इसके अलावा कौन से थे? इसके अलावा जो है वो आपका आता है माशक। माशक किसका था? ये भी आपका तांबे का था, माशक सिक्का। और क्या का था? काकड़ी। ठीक है, जो काकड़ी थी ये भी कैसा था? तांबे का ही था। ठीक है, जो अधिकांश सिक्के थे वो चांदी के कैसे थे? पंच चिन्हित, यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। ठीक, क्लियर। अब एक टर्म है आपका लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, या फिर इसी को कहा जाता है आपका सौवर्णिक, सौवर्णिक। ठीक है, ये क्या होते थे? ये मुद्राओं को जारी करने वाले अधिकारी होते थे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं नापतोल। अब जब देखिए कर व्यवस्था थी तो नापतोल की भी तो व्यवस्था होगी ना। तो नापतोल जो है, व्यापार भी हमारा प्रचलित था, उसके लिए भी नापतोल चाहिए। व्यापार में एक समान नापतोल प्रणाली का उपयोग किया जाता था। राज्य द्वारा क्या थे? मानक, बाट और माप ये निर्धारित किए गए थे। तो कौन निर्धारित करता था? राज्य ही निर्धारित करता था। कर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, भूमि कर जो है वो सामान्यतः क्या होता था? उपज का 1/6 भाग होता था। कर संग्रह का अधिकारी का नाम क्या था? इसको ध्यान रखेंगे, समाहर्ता क्या करता था? कर संग्रह करता था। ठीक है, और सन्निधाता क्या करता था? ये राजकोष का प्रबंधन करता था। तो इन टर्म्स को आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में और ध्यान रखिएगा इन्हें। ठीक, अब बात करते हैं हम स्थापत्य की। ठीक है, स्थापत्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो वही है, शिलालेख है, स्तंभलेख हुए, ठीक है, और गुफाएं हुई, ये सारे आ जाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो बात करते हैं मौर्यकालीन समाज कैसा था हमारा। मौर्यकालीन जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, किंतु क्या था? विभिन्न व्यवसायों के विकास के कारण अनेक जातियां और क्या हुआ था? उपजातियों का निर्माण हो चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। यह विभाजन वर्ण पर नहीं था, कैसा था? व्यवसाय के आधार पर था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने जो 7 वर्गों का विभाजन किया था समाज का, वो किस आधार पर किया था? तो वो किस आधार पर किया था? व्यवसाय के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दास प्रथा। मौर्य काल में दास प्रथा थी। ठीक है, परंतु इसकी स्थिति जो थी वो यूनान और रोम जैसी कठोर नहीं थी। वहां पे क्या था? ज्यादा कठोरता के साथ में दास प्रथा को लागू किया गया था। अर्थशास्त्र में दासों के अधिकारों और उनके साथ मानवीय व्यवहारों का हमें उल्लेख मिलता है, और दासों को मुक्त करने की भी यहाँ पर हमारे यहाँ व्यवस्था थी। ठीक है, मौर्यकालीन धर्म की बात करें तो
मौर्य काल में क्या था, धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को महत्व दिया गया था, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है आपकी तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति किसके टाइम पे हुई है, अशोक के टाइम पे हुई है, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, लगभग 250 ईसा पूर्व में हुई है। अध्यक्ष कौन था, मोगालीपुत्र तिस्म थे, ठीक है। इस संगीति में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पुनर्गठन किया गया और धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। जैन धर्म को अपनाया था, हमने पता ही है। जैन आचार्य भद्रभाऊ के साथ ये कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए थे। देखिए इनका पोता जो है चंद्रगुप्त का, वो क्या था, बौद्ध धर्म को अपनाता है, पर चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म को अपनाते हैं। तो ये कहाँ गए, भद्रभाऊ के साथ में दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए। वहीं पर जैन परंपरा क्या थी, संलेखन, जिसमें क्या होता है, उपवास द्वारा देह त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो संलेखन के द्वारा इन्होंने अपनी देह त्यागी थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और क्या है, अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदायों को संरक्षण दिया था, ठीक है। बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं जो है वो किसको दी गई थी, आजीवक संप्रदाय को ही दी गई थी, ठीक। क्लियर हो गई थी चीज। चलिए अब बात करते हैं मौर्यकालीन शिक्षा की, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो होता था वो ज्ञान, चरित्र निर्माण और प्रशासनिक दक्षता लागू करना होता था, इनका विकास करना होता था। तो जो मौर्य काल में प्रमुख जो शिक्षा के केंद्र थे वो कौन कौन से थे, आपका तक्षशिला था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वहीं से पढ़ के आया। पाटलिपुत्र था, वाराणसी था, उज्जैनी था, ये सारे जो है वो मौर्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। तक्षशिला जो है वो उस टाइम का सबसे फेमस था। क्यों फेमस था, आप लोगों को जानते ही हो, फेमस था इसीलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां से शिक्षा ग्रहण की, चाणक्यों ने तक्षशिला ले गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्थापत्य और कला की। जो मौर्य काल है वो भारतीय कला के इतिहास का क्या माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। पहली बार यहाँ पर क्या है, बड़े पैमाने पर पत्थरों का प्रयोग किसके लिए किया गया था, स्थापत्य और मूर्ति कला में किया गया था। मौर्यकालीन जो मूर्तियां हैं और स्तंभ हैं, इन पर अत्यंत चमकदार पॉलिश की जाती थी, इसीलिए तो ये आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ, मैंने आपको पढ़ाई दी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी स्तूप। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ स्तूप निर्माण जो है इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई उसके साथ ही। अशोक ने, कहा जाता है कि अशोक ने कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण का आदेश दिया था, ठीक है। कितने, 84,000। स्तूपों का उद्देश्य क्या होता था, बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों का संरक्षण और पूजा था, जो स्तूपों का मेन उद्देश्य था। स्तूप के भागों की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्तूप के भाग क्या क्या होते थे, अंड होता था, हर्मिका होती थी, यष्टि होती थी, छत्र होती थी, वेदिका होती थी, और क्या होता था, प्रदक्षिणा पथ होती थी। ये सारे क्या थे, आपके स्तूप के भाग थे। नेक्स्ट क्या आता है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी मिली हैं मौर्य काल में, ठीक है। जैसे कौन कौन सी फेमस है, एक तो पटना की है दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति है, और पार्कहम यक्ष, ये पार्कम यक्ष कहाँ की है, मथुरा की है। इन मूर्तियों में मौर्यकालीन जो पॉलिश है वो क्या है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। साहित्य की बात करें तो आपकी दो ही है मौर्य काल की इम्पोर्टेंट, कौन कौन सी है, अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य का है, और दूसरा है आपका इंडिका, ये किसका है, मेगास्थनीज है। इसके अलावा जो है वो बुक दीपवंश है, महावंश है, इनसे भी आपको मौर्य काल के प्रशासन के बारे में या उनके बारे में पता चलता है, मौर्य शासन के बारे में। और बौद्ध त्रिपिटक का संकलन ये कब हुआ है, आपकी तृतीय बौद्ध संगीति में, और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई है, अशोक के टाइम में हुई है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।